जैविक मीडिया में मैं सृष्टि साठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की 88वीं जयंती के अवसर पर दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम विभाग की ओर से रामेश्वरी से लेकर संविधान चौक तक बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काशीराम जी की जयंती मनाई गई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुजन समाज के लोगों को मनुवादियों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए काशीराम ने लड़ाई को आगे बढ़ाया और बसपा के उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नागपुर महानगर पालिका में बहुजन समाज के 60 से लेकर 70 उम्मीदवार चुने जाएंगे। ऐसा संकल्प काशीराम जी के जयंती के अवसर पर लिया गया। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से नागपुर शहर में मान्यवर काशीराम जी के 88वें जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी दक्षिण पश्चिम विधानसभा और दक्षिण नागपुर के विधानसभा के माध्यम से इस रैली का आयोजन किया गया है और सभी छोटे बड़े पदाधिकारी इनके नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का आयोजन आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो एक सामाजिक परिवर्तन है, एक व्यवस्था परिवर्तन है। और आपको मालूम है कि आज़ादी के पहले हमारे राज्य में, हमारे महाराष्ट्र, हमारे पूरे भारत देश में हम दोहरे गुलाम थे। आज़ाद ब्राह्मण गुलाम थे तो ब्राह्मणों के हम गुलाम थे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो ब्राह्मण आज़ाद हुए थे, हम ब्राह्मणों के ही गुलाम थे। तो इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा साहब ने अलग रखा था। और फुले साहब आम्बेडकरी विचारधारा को लेके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भारत देश में आंदोलन की मुहिम चलाई। उसी मुहिम को मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और सही दिशा में लेके बहुजन समाज का निर्माण किया है। मान्यवर काशीराम जी ने आज उन्हीं के कदमों पे, उनके प्रेरणा स्रोत को आगे बढ़ा के पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रही है। और उसी के माध्यम से नागपुर शहर ये नाग भूमि है, दीक्षा भूमि है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का ये बाली किला है और आज भी कायम रहेगा। हमें यूपी का बदला महाराष्ट्र से लेना ही है, मगर यहाँ पे संत महापुरुष की जन्मभूमि है और संत महापुरुष की जन्मभूमि से ही बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे यूपी में हमने रिजल्ट दिया है, ऐसा नहीं कि हमको हराया गया है, ईवीएम के माध्यम से हमको हराया गया है। इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं है। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई भी कार्यकर्ता को निराश नहीं होना है। हमें और जी जान से ताकत बना के हमको और मूवमेंट में काम करना है। हम बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज ही के दिन में 15 मार्च को कार्यक्रम दिया गया था, किंतु कुछ कारणवश वो कार्यक्रम रद्द हुआ। तो इसलिए हम बीएसपी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, हम वो सारे मिल के हम यहाँ पे कार्यक्रम ले रहे हैं और वह अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है और आगे चल के महाराष्ट्र में अच्छा रिजल्ट आएगा महानगर पालिका में। DS4 बामसेफ BRSPचे संस्थापक मान्यवर काशीरामजी यांचा आज जन्मदिवस आहे। त्या प्रित्यर्थ दक्षिण पश्चिम विधानसभा आणि दक्षिण विधानसभेतर्फे संयुक्त एका मोठ्या भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ही रॅली रामेश्वरी बहुजन समाज पक्षाच्या ऑफिसमधून तर संविधान चौकापर्यंत येऊन ठेपलेली आहे। सर्वप्रथम आजच्या या जयंतीदिनी सर्व नागरिकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। मित्रांनो, बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक मान्यवर काशीरामजी यांनी हा पक्ष स्थापन केला। 1984ला बहुजन समाज पक्षाची स्थापना झाली आणि या शोषित पीडित तळागाळातील वर्गातील लोकांना या देशामध्ये शासक बनविण्याकरता त्यांनी या पक्षाची स्थापना केली आणि या पक्षाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातून फुले साहेब आंबेडकरांची विचारधाराची जी सुरुवात झाली ती त्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये पोहोचवली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एकदा नाही तर 4दा बहन कुमारी मायावतीजी यांना
उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री त्यांनी बनवलं. यावेळेस EVMच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये आमचा पराभव झाला. आमची एक सीट जरी आली असेल, परंतु येणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आम्ही UPचा बदला हा महाराष्ट्रातून काढण्यात येणार आहे. आजच्या या प्रसंगी मी ऐलान करतो की येणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये आमचे कमीत कमी 50 ते 60 उमेदवार बहुजन समाज पक्षाचे हे निवडून येणार आहेत. आणि 50 ते 60 उमेदवार जेव्हा आमचे निवडून येईल, तर यावेळेस नागपूर महानगरपालिकेमध्ये हा बहुजन समाज पक्षाचा महापौर बनलेला तुम्हाला दिसेल, हे मी जाहीर करतो. महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार चिकलदरा और धारनी तालुका के पूरे गांव को पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है. इसलिए धारनी चिकलदरा तालुका में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए इस दुर्गम क्षेत्र में शामिल किया जाए और लगाए गए 7 निकष को रद्द कर शिथिल किया जाना चाहिए. इसके लिए पीड़ित शिक्षकों ने अमरावती के जिला परिषद के समक्ष 2 दिन का लाक्षणिक अनशन का आह्वान किया है. आम्ही या ठिकाणी 2 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आयोजन केले आहे. तर यामध्ये आम्ही धारणी आणि चिखलदरामधले जे न्यायग्रस्त शिक्षक आहेत त्या सगळ्यांनी सहभाग घेतला आहे. आमची मागणी एकच आहे की आम्हाला या वर्षी तुर्तास बदल्या देण्यात यावा, कारण 3 वर्षापासून या ठिकाणी बदल्या झालेल्या नाही आहे. आमच्यासारखे अनेक अन्यायग्रस्त शिक्षक सतत याच्यामध्ये भरडले जात आहे आणि आम्हाला खूप त्रास होत आहे. आम्हीच का बरं इकडे सेवा करावी? दरवर्षी बदला व्हावा. GR आहे तर त्यानुसार तुम्ही अंमलबजावणीसुद्धा करावी अशी आमची मागणी आहे. तुम्ही फ्लेक्सवर बघितल्याप्रमाणे आमच्या मागण्या दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये मेंदूच्या आजाराने ग्रस्त जे शिक्षक आहेत त्यांचाही उल्लेख केलेला आहे. GR मध्ये त्यांना संवर्ग 1 मध्ये स्थान दिलेलं आहे. म्हणणे एकच आहे की त्यांच्यासुद्धा आजाराची जिल्हा याच्यामध्ये रुग्णालयामध्ये त्यांची योग्य ती तपासणी व्हावी, परखड तपासणी व्हावी आणि त्यामध्ये त्यांचा योग्य तो निकाल लावून त्यांना योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, कारण बोगस प्रमाणपत्र अनेक जणांनी सादर केलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषणाला बसलो आहोत आणि यापुढे सुद्धा हेच चालूच राहील जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही. दुर्गम भागात जे काम करत आहे आणि चिखलदरा विशेषतः येथील सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनी या ठिकाणी बसलेले आहेत. आमची प्रमुख मागणी आहे की बदली पोर्टल लवकरात लवकर सरकारनं सुरू करावं. त्या मागील 17 आणि 18मध्ये बदल्या झाल्या होत्या, त्याचप्रमाणे तसंच पोर्टल यावर्षीसुद्धा लवकरात लवकर सुरू करावं. आणि हे पोर्टल संत गतीने सुरू आहे. सध्या सरकारचं जे प्रशासन आहे संत गतीनं त्यावर कारवाई सुरू आहे. ती कारवाई गतिमान व्हावी, जेणेकरून मेच्या आधी सर्व ही प्रक्रिया आटपून शिक्षक हे आपापल्या शाळेवर रुजू झाले पाहिजे. असं होताना दिसत नाही आहे सरकारकडून. त्यामुळे आम्ही आता हे पहिलं अस्त्र आम्ही उद्गारलं आहे की लाक्षणिक संप करावा 2 दिवसीय, आणि त्यानंतर जर आमच्या मागण्या अजूनही केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने जालना में कहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार तिरुपति बालाजी के वहां के नावी की तरह है. इसी को लेकर नाभिक समुदाय में भारी रोष है. रायगढ़ जिला नाभिक समिति की ओर से सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला. समाज ने दानवे को 6 दिनों के भीतर समाज से माफी मांगने की चेतावनी दी है, नहीं तो तीव्र आंदोलन शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा गया. महिला त्यांनी आम्हाला ह्यांना चपलेचा मार द्यावाच लागणार. सुरुवात तुम्ही मागवा. आज से छात्रों की 10वीं की परीक्षा शुरू हुई और इस परीक्षा के लिए परीक्षा विभाग तथा छात्र तैयार हैं. पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई थी, लेकिन आज से शुरू हुई 10वीं की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से आयोजित की गई है. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल ने अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों के 716 बड़े केंद्र, 1786 उपकेंद्र और ऐसे कुल मिला के 2502 केंद्रों पर 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन किया गया है. अमरावती विभागामध्ये एकूण
716 मुख्य केंद्र आणि 1786 हे उपकेंद्र असे मिळून 2502 केंद्रावर परीक्षा होणार आहे आणि या परीक्षेसाठी एकूण परीक्षार्थी आहे 1,60,946 विद्यार्थी या परीक्षेला बसत आहेत. या परीक्षेच्या निमित्ताने आजपासून होऊ घातलेल्या परीक्षेला माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना हा एक संदेश राहील की कुठल्याही गैरमार्गाचा अवलंब न करता, कुठलाही कॉपी केसेस न करता आपण निकोप वातावरणामध्ये निर्भयपणे परीक्षेला सामोरं जावं आणि चांगल्या तऱ्हेने परीक्षा द्यावी. मंडळाच्या माननीय अध्यक्ष श्रीमती निलिमाताई टाके मॅडम, त्याचबरोबर सर्व अधिकारी वर्गांनी ज्या ज्या वेळोवेळी सूचना आम्हाला दिलेल्या आहेत त्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करून आम्ही आज SSC परीक्षेला सुरुवात केलेली आहे आणि विद्यार्थ्यांचा उत्साह चांगल्या पद्धतीने मिळतो आहे. विद्यार्थ्यांचा ताणतणाव आम्ही कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्याचबरोबर कुठल्याही प्रकारच्या कॉप्यांचं प्रमाण नाही आहे. विद्यार्थ्यांना व्यवस्थितरित्या संपूर्ण अभ्यासक्रम समजून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा गैरमार्ग किंवा काही न ताणतणाव देता विद्यार्थ्यांची परीक्षा यशस्वीरित्या हाताळण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ईवीएम मशीनों का उपयोग करके आज पूरे भारत में चुनाव कराए जाते हैं और सत्ता में बैठे पक्ष ईवीएम का दुरुपयोग कर फिर से सत्ता में आ जाते हैं. देश भर में ईवीएम मशीनें बंद होनी चाहिए. इसी के लिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिन्हा की ओर से संविधान चौक पर आंशिक अनशन किया गया. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश के नागरिकों को मतदान का संवैधानिक अधिकार दिया, लेकिन आज ईवीएम के माध्यम से देश के नागरिकों के मतदान का अधिकार खतरे में है. दुनिया भर में ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसी तरह भारत में भी ईवीएम को बंद कर दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश से फिर से चुनाव होना चाहिए. ऐसी मांग आंदोलनकारी रमेश कुमार द्वारा कही गई. होगा लोकतंत्र को बचाना होगा. अरे ईवीएम हटाना होगा. लोकतंत्र को बचाना होगा. अरे ईवीएम हटाना होगा. आज बाबा साहब के इस पवित्र स्मारक के पास संविधान चौक पर हम समाजवादी पार्टी की तरफ से भारत सरकार के इन मनुवादी नाजायज़ संतानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो. आप जहाँ पर आपको जमानत आपकी जब्त हो सकती है, वहाँ पे आप ईवीएम के माध्यम से अपने प्रत्याशी को जितवा रहे हो. भारत में इस प्रकार का कुपोषण, इस प्रकार का दुष्प्रशासन आज तक के इस भारत देश के इतिहास में देखा नहीं गया. और इसी की आवाज़ को बुलंद करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश सिन्हा साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष सन्मान्य रविकांत जी खोबरागड़े जी, ईवीएम के माध्यम से मूलभूत जो मतदान का अधिकार है उसको ख़त्म करने की जो साजिश आप कर रच रहे हैं, ये आपकी साजिश है. आम्बेडकर चळवळ को मानने वाले, बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाले हम लोग कभी आपके इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे. और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर संविधान चौक पे हम लोग यह एक छोटा सा आंदोलन की भूमिका लिए. यह आंदोलन आगे चलकर एक बड़ा स्वरूप लेने वाला है. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. जी हाँ, 2 दिन का यह है आंशिक कुपोषण. हमारी 2 मांग है. एक मांग यह है कि ईवीएम को हटाया जाए और दूसरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में री इलेक्शन किया जाए.
वर्धा जिले में महाराष्ट्र ग्रामीण जीवोन्नति अभियान के तहत कार्य कर रही पीड़ितों को पिछले 9 से 10 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है और महिलाएं भूखमरी का सामना कर रही हैं। इन महिलाओं को वेतन देते समय एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसलिए इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। युवा परिवर्तन की समाज के संगठन के अध्यक्ष निहाल पांडे के दिए जानकारी के अनुसार इन महिलाओं को 3,500 रुपये वेतन दस्तावेज दिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन महिलाओं को वेतन के रूप में 2,500 रुपये से 2,700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है और कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इन महिलाओं को प्रलंबित वेतन का भुगतान तत्काल दिया जाए, नहीं तो तीव्र आंदोलन करने का इशारा निहाल पांडे द्वारा दिया गया है। नालवाड़ी क्लस्टर से ICRP हूँ और हमने जो ये आंदोलन रखा है, ये आंदोलन हमारे मानधन, थकित मानधन और मानधन बढ़ाने के लिए रखा है और हमारी सभी कैडर पे जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय को रोक देना चाहिए और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो हम अपना अगला आंदोलन नागपुर संविधान चौक में रखेंगे। और ये जो हमारी ये धूप में बैठी है महिलाएं, सभी महिलाएं, हमारे इनका सम्मान होना चाहिए और हम हमको हमारे को बोलते हैं आपको 3,000 मिलेगा, लेकिन सभी प्लेयर का वो 3,000 मानते हैं। किसी को 2500 मिलता, किसी को 2200 मिलता। हमारे को बोलते कि आपका प्रवास खर्च जितना है वो डालो। हमने अगर नहीं डाला प्रवास खर्च तो हमारे वो उसमें से 300 रुपये भी काटे जाते हैं और वो भी मानधन हमारा पूरे महीने में नहीं मिलता। हमारा वो हमारा संघ में जमा होता, वो संघ में जमा होने के बाद हमारे को दूसरे वो अध्यक्ष रहते उनके साइन निकालना पड़ता। अगर वो नहीं रही तो वो भी अगले महीने में चला जाता, वो भी नहीं मिलता हमारे को। कभी किसी की परिस्थिति खराब होती है। जिलाधिकारी कार्यालय के पास में युवा परिवर्तन की आवाज़ सामाजिक संगठन और उमेद के जो महिलाओं का ग्रुप है, इनको लेके यहाँ पे एक दिन का उपोषण करके हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन का निषेध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो ये महिलाओं का 9 से 10 महीने से मानधन थकित है, ये जल्दी से जल्दी इनको मिलने को होना, इनका मानधन थेट इनके अकाउंट में आने को होना, इनको जो बाहर गांव भेजते हैं तो इनके आरोग्य का जो बीमा वगैरह है, बीमा सुरक्षा इनको देने को होना, इनकी पहचान करके इनको एक आइडेंटिटी कार्ड शासन ने देने को होना। इनका मानधन कितना है ये अभी तक इनको शासन ने बताया नहीं है। 2011 से ये अभी तक काम कर रहे हैं, तो इनका मानधन कितना है ये एक शासकीय कागज निकल के इनको बताने को होना, ये हमारी सब मांगनी है। और 2013 के कानून के अनुसार परियोजना प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर विदर्भ के सैकड़ों किसान पिछले 12 दिनों से अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार के अभी तक भूख हड़ताल पर ध्यान नहीं दिया है। आंदोलन के मंडप में पथनाट्य कर परियोजना प्रभावित किसानों की व्यथा को प्रस्तुत करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास परियोजना प्रभावित किसानों ने किया है। साहेब होते लक्ष्मी मी खरी नसलो म्हणजे कोणता साहेब इन अधिकारी इन मोठे गुल्लो बोलते म्हणजे तू का बस चल गरम जेवायला कोल्हापुर के महानगर पालिका प्रशासन पालक मंत्री सतेज पाटिल इनके मनमानी कारभार से लाचार हुई है, लेकिन सामान्य जनता से जबरदस्ती कर वसूली कर रहे हैं। यह गलत है। कोरोना काल में जितनी भी आपत्ति आई, फिर भी महानगर पालिका प्रशासन ने किसी भी सामान्य नागरिक को मकान की कर वसूली को कोई भी छूट नहीं दी, लेकिन खुद पालक मंत्री ने अपने 5 तारीख
होटल बैंक का कुल मिलाकर 30 करोड़ का कर नहीं भरा है। ऐसा आरोप पूर्व महापौर सुनील कदम और सत्यजीत कदम ने पत्र परिषद लेते हुए दिया है। कारवाईचा बडगा उचलण्याचं काम दंडदांडग्यांसमोर सोयीस्कर दुर्लक्ष वाढगा अशी परिस्थिती या कोल्हापूर शहरातली निर्माण करून ठेवलेली आहे। घरपळा वसुलीबाबत मनपा प्रशासन पालकमंत्र्यांच्या समोर लाचार झाले म्हटलं तर या ठिकाणी वावगं ठरणार नाही। घरपळा थकबाकी वसुलीबाबत कोल्हापूरच्या प्रशासकांनी घरपाड्याची भूमिका दुटप्पी घेतली म्हटलं तर या ठिकाणी वावगं ठरणार नाही। कारण कोल्हापूर शहरामध्ये आलेला पूर, कोल्हापूर शहरामध्ये कोरोनाचा काळ हा गेल्या 2 वर्षामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये होता। घरभाडा वसुलीबाबत मनपा प्रशासनानं पालकमंत्र्यांच्या समोर लाचारीची भूमिका घेतली म्हटलं तर या ठिकाणी वावगं ठरणार नाही। पालकमंत्र्यांचं नाव प्रामुख्याने घेतो कारण गेल्या वर्ष 1.5 वर्षामध्ये मी व माझे बंधू नाना कदम व आमचे सर्व सहकारी या घरपाड्याच्या बाबतीमध्ये ज्या चोऱ्या झालेल्या आहेत त्या आम्ही उघड करण्याचं काम प्रामुख्याने कागदोपत्री कोल्हापूर महानगरपालिकेला दाखवून दिलेला आहे आणि ते दाखवून दिल्यानंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेनं ते कबूल केलेलं आहे आणि त्यांना वेळोवेळी 15/2च्या नोटिसा दिलेल्या आहेत। आम्ही कोल्हापूरच्या नागरिकांच्या दृष्टीनं नागरिकांना सोयीस्कररित्या घरभाडा भरता यावा आणि वसुलीच्या बाबतीमध्ये जे दंडव्याज लावलेलं आहे ते दंडव्याज पहिल्यांदा आम्ही त्यांच्याकडे 50% मागणी केली होती। त्याच्यामध्ये खाली आदेश देतो बघतो प्रशासनामध्ये जानेवारी महिन्यामध्ये त्यांनी आम्हाला सांगितलं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम मीडिया न्यूज।